नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 12 का जुलाई 2024 में सैट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट का राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर आया है, आज के इस वीडियो में उसी को ही हल किया गया है। तो अब की बार थोड़ा चेंज किया गया है। जो पेपर की अवधि है वो 90 मिनट की है, 1.5 घंटे की है। और पहले जहां पेपर 20 नंबर का होता था, अब की बार पेपर जो है वो 40 नंबर का है। तो कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र को प्रश्नों के स्वरूप के अनुसार खंडों सेक्शंस में बांटा गया है। एमसीक्यू में सही विकल्प पर टिक का निशान लगाना है और प्रश्न का उत्तर दिए गए स्थान पर लिखें। आपका उत्तर अंकों के अनुसार होना चाहिए, जितने उसके लिए निर्धारित किए गए हैं उतने ही अंक का उसको लिखने के लिए कहा गया है। तो सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए जो है एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का रखा गया है। 1 से 10 तक के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो अगर हम ये चलें तो उसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के रजवाड़ों ने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया? किस समूह के रजवाड़ों ने? ए पर हैदराबाद, भोपाल और जम्मू कश्मीर, बी पर जूनागढ़, त्रावणकोर और हैदराबाद, सी पर ग्वालियर, भोपाल, हैदराबाद और डी पर भोपाल, ग्वालियर और जम्मू कश्मीर। तो जो सही जवाब है वो वास्तव में जिन रजवाड़ों ने या रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था वो जूनागढ़ थी, त्रावणकोर थी और हैदराबाद की रियासत थी। तो इसका जो है वो बी वाला ऑप्शन जो है वो आएगा। प्रश्न नंबर 2 की अगर बात करें तो पूछा गया है कि विश्व में सबसे पहले कहां पर निर्वाचित ढंग से साम्यवादी दल की सरकार बनी थी? ए केरल में, बी मास्को में, सी हवाना में और डी गुजरात में। तो सबसे पहले कहां पर निर्वाचित ढंग से, क्योंकि जो साम्यवादी सरकार है वो क्रांति के द्वारा बनी है ज्यादातर देशों में, लेकिन इसका जो उत्तर आएगा वो केरल आएगा। केरल में जो है साम्यवादी सरकार दल की जो सरकार बनी थी वो निर्वाचित ढंग से बनी थी। तो सही उत्तर ए है। प्रश्न नंबर 3, योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? ए पर दिया हुआ है भारत के संविधान द्वारा, बी पर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी पर है भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा और डी पर है संविधान सभा द्वारा। तो सही जवाब जो है वो वास्तव में सी है, भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा। तो सी वाला ऑप्शन, भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, पूछा गया है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है, आगे खालिस्तान है, ए पर तटस्थता, बी पर हस्तक्षेप, सी पर पृथकतावाद और डी पर है किसी शक्ति गुट में न जुड़ना। तो सही जवाब जो है वो डी है, किसी भी शक्ति गुट का सदस्य न बनना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है और पूछा गया है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक इनमें से किन कारणों के कारण कहा जाता है? ए पर दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना, बी पर भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध, सी पर हरित क्रांति और डी पर इंदिरा गांधी का राजनीति में प्रवेश। तो जो खतरनाक दशक कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है तो बी, क्योंकि उस दशक में 2 युद्धों का भारत को सामना करना पड़ा, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में और भारत चीन युद्ध 1962 में। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी आएगा, भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध। प्रश्न नंबर 6 है, 1 नंबर में पूछा गया है कि भारत में कौन सा भाषाई फार्मूला लागू किया गया है? तो भारत में जो सही उत्तर है इसका त्रिभाषाई फार्मूला लागू किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना वास्तव में 1951 में हुई थी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो इसके संस्थापक रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है और पूछा गया है कि भारत चीन युद्ध के समय खालिस्तान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? भारत चीन युद्ध के समय खालिस्तान में पूछा गया है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो कृष्ण मेनन, जो सही जवाब है कृष्ण मेनन जो थे वो उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति डैश या खालिस्तान वर्ष में अपनाई गई। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति थी वास्तव में वो 1991 में अपनाई गई थी। और प्रश्न नंबर 10 जो है वो कथन और कारण, एजर्शन और रीजन के बारे में है। तो कथन में दे रखा है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया और कारण में दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच विवाद और संघर्ष की स्थिति चल रही थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कथन ए कहता है कि ए और कारण आर दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी पर लिखा है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
और सी पर है कि कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, और डी पर लिखा है कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो वास्तव में ए ऑप्शन आएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी में जो विभाजन हुआ वास्तव में वो श्रीमती इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच विवाद, जो संघर्ष की स्थिति चल रही थी, उसका एक बड़ा कारण था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी दो टुकड़ों में बट गई। प्रश्न नंबर जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 11 से लेकर 14 तक के प्रश्न दे रखे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो पहला इसमें 11वें नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था? तो आमतौर पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ जाता है। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह विचार दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समाज हैं जिनका धर्म, दर्शन और संस्कृति अलग अलग है, इसलिए दोनों कौमें एक राष्ट्र में नहीं रह सकती हैं। इसी को ही द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है और पूछा गया है कांग्रेस को छाता संगठन के नाम से क्यों संबोधित किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। पामर ने कांग्रेस को छतरी संगठन या फिर छाता संगठन, अम्ब्रेला कांग्रेस इसको कहा है। पामर ने कांग्रेस को छतरी या छाता संगठन कहा है। छतरी संगठन का अर्थ यह है कि उस समय कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन था जिसमें देश के सभी धर्मों, जातियों, समुदायों और विचारों के लोग शामिल थे, इसलिए उसको छाता संगठन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 पर पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, अर्थात कुछ उद्योग सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और कुछ उद्योग निजी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाते हैं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है और कांग्रेस पार्टी की पुनः स्थापना से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस पार्टी की पुनः स्थापना से आप क्या समझते हैं? तो पुनर्स्थापन का अर्थ फिर से स्थापित करना है। 1969 में कांग्रेस पार्टी जब दो टुकड़ों में बट गई या दो भागों में बट गई, तो 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को न केवल जीवित किया बल्कि उसको फिर से स्थापित भी किया। इसलिए कई लेखकों ने इसे कांग्रेस पार्टी के पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस का नाम दिया है। प्रश्न नंबर जो सेक्शन सी है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है। 15 से लेकर 18 तक 4 प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि 1980 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? तो 1960 के दशक में कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह में के कामराज, एस के पाटिल, नीलम संजीवा रेड्डी, एस निजलिंगप्पा जैसे नेता शामिल थे। इन नेताओं का पार्टी पर पूरा नियंत्रण था और ये अपने आप को किंग मेकर समझते थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः इस समूह को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी सलाह अनुसार काम करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने हर निर्णय लेते समय सिंडिकेट को दूर रखना शुरू कर दिया। इससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए और 1969 में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। प्रश्न नंबर 16 है, पूछा गया है कि हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। तो 1965 के बाद कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक खादों, मशीनों के प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। अनाज के उत्पादन में हुई इस आश्चर्यजनक वृद्धि को ही हरित क्रांति का नाम दिया जाता है। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव 2 पूछे गए हैं। तो पहला है कि हरित क्रांति के कारण अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण भारत विश्व में अनाज का उत्पादन करने वाला एक प्रमुख देश बन गया। दूसरा है कृषि उत्पादन बढ़ने से गांव के लोगों की आय बढ़ी और आय बढ़ने से उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आया। हरित क्रांति के नकारात्मक 2 प्रभाव पूछे गए हैं कि नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। तो पहले पर हम कहेंगे कि हरित क्रांति केवल पंजाब, हरियाणा
और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक ही सीमित रही है। देश के दूसरे भागों को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिला है, जिसके कारण क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। दूसरा नकारात्मक प्रभाव है कि हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े किसानों को ही मिला है, छोटे किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। उल्टे कृषि में नई तकनीकें अपनाने के कारण वे कर्जदार बन गए हैं। प्रश्न नंबर 17 है और पूछा गया है कि भारत ने दोनों शक्ति गुटों से दूरी क्यों बनाए रखी, कोई 3 कारण लिखिए। दोनों शक्ति गुटों से दूरी क्यों बनाए रखी, कोई 3 कारण लिखिए। तो पहला तो था कि लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त की गई स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, और दूसरा है देश का तेज गति से आर्थिक विकास करने के लिए, और जो तीसरा है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि जब 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, जिसके कारण विश्व में अशांति पैदा हो गई थी। प्रश्न नंबर 18 है और पूछा गया है कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई। तो कई कारण थे उसके, उसमें पहला कारण है इंदिरा बनाम सिंडिकेट। कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह में के कामराज, एस के पाटिल, नीलम संजीवा रेड्डी, एस निजलिंगप्पा जैसे नेता शामिल थे। इन नेताओं का पार्टी पर पूरा नियंत्रण था और ये अपने आप को किंग मेकर समझते थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः इस समूह को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हीं की सलाह अनुसार काम करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने हर निर्णय लेते समय सिंडिकेट को दूर रखा। यह बात कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी या कांग्रेस के टूटने का कारण बनी। दूसरा था प्रीवी पर्स की समाप्ति। भारत की स्वतंत्रता के समय देश में 565 देशी रियासतें थी। इन रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए सरकार ने इन रियासतों के राजाओं को यह भरोसा दिलाया था कि उन्हें एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा और साथ ही उन्हें पेंशन भी दी जाएगी। इस व्यवस्था को ही प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है। शुरू में किसी ने भी प्रीवी पर्स का विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में इसकी आलोचना होनी शुरू हो गई। 1967 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म करने की बात कही 1967 के चुनाव में, लेकिन मोरारजी देसाई ने इसे गलत बताया। यह बात भी श्रीमती इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद का कारण बनी और कांग्रेस पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई। और तीसरा एक कारण और था कि 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव। 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाने के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। सिंडिकेट ने नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया, लेकिन उस समय नीलम संजीवा रेड्डी से श्रीमती इंदिरा गांधी की अनबन चल रही थी। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को आजाद उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए कहा। इससे दोनों के बीच मतभेद और बढ़ गए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने सभी एमपी और एमएलए को निर्देश दिया कि वे नीलम संजीवा रेड्डी को वोट दे। दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी ने सभी एमपी और एमएलए को अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा। इस चुनाव में आजाद उम्मीदवार वीवी गिरी की जीत हुई और कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी की हार हुई। नीलम संजीवा रेड्डी की हार से क्रोधित होकर कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके वफादारों को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई। इस बैठक में सिंडिकेट वाला समूह उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गई। सिंडिकेट के नेतृत्व वाला कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला कांग्रेस आर। तो इस तरह से ये 2 भागों में कांग्रेस बट गई, इसके कारण थे। प्रश्न नंबर 19 और 20 जो है वो सेक्शन डी में शामिल किए गए हैं और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 19 और 20, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का है। तो 19 नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग उठने लगी। इस मांग को पूरा करने के लिए 1973 में केंद्र सरकार 1953 में 1953 में तो 1953 में केंद्र सरकार द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इस आयोग का मुख्य काम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने पेश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सुझाव दिए। जैसे पहला था कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण
वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। दूसरा था कि हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और तीसरा था भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करने की सिफारिश की। 1 नवंबर 1956 में केंद्र सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को लागू किया और भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। अथवा करके प्रश्न अगर आपके पास नहीं आता है, राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्वों का वर्णन करो, तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र एक कल्पित समुदाय नहीं है, बल्कि राष्ट्र का अर्थ लोगों के ऐसे समूह से है जिनमें एकता की जबरदस्त भावना होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों में से अपनी जाति, धर्म, गांव और शहर के प्रति वफादारी के स्थान पर एक विशाल केंद्रीय सत्ता के प्रति वफादारी की भावना पैदा करती। लेकिन इतना सब होते हुए भी एक देश तब तक राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक उस देश की जनता अपने राष्ट्र के प्रति सर्वमान्य विश्वास न रखती हो। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं या तत्व हैं जिनके आधार पर भारत को एक राष्ट्र कहा जा सकता है, और उसमें पहला है भौगोलिक एकता। राष्ट्र को जन्म देने में जमीन का बहुत अधिक महत्व होता है। जब लोगों का एक समूह किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहने लग जाता है तो उनमें एकता की भावना पैदा हो जाती है। एक निश्चित भूमि पर साथ साथ रहने के कारण ही भारत के लोग स्वयं को भारतीय कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। समान जाति, एक जाति के लोग एक दूसरे को अपना समझते हैं। इस अपनेपन के कारण उनमें एकता की भावना पैदा होती है और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। तीसरा है समान संस्कृति। संस्कृति का अर्थ लोगों के खान पान, पहनावे, आदतों, रीति रिवाजों, भाषा आदि से है, जो उन्हें दूसरों से अलग पहचान देती है। जिन लोगों की एक समान संस्कृति होती है उनमें एकता की जबरदस्त भावना होती है और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। समान धर्म। धर्म का लोगों के जीवन में खास स्थान होता है। धर्म की रक्षा के लिए लोग बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक धर्म के लोगों में एकता की जबरदस्त भावना होती है और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। पांचवा है सार्वजनिक इच्छा। यदि लोगों में इकट्ठा रहने की जबरदस्त इच्छा है तो उनमें एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण, तो इससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके विपरीत यदि लोगों में इकट्ठे रहने की इच्छा नहीं है तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। छठा पॉइंट है सामान्य मातृभूमि। व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लेता है उस स्थान से प्यार होना लाजमी है। एक ही स्थान पर जन्म लेने वाले व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण वे आपस में बंध जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत से लाखों की संख्या में सिख अमेरिका, कनाडा गए हुए हैं, लेकिन मातृभूमि से प्यार होने के कारण वे अपने आप को हमेशा भारतीय समझते हैं। प्रश्न नंबर 20 है और पूछा गया है कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने की कोई 4 कारण बताइए। गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के कोई 4। तो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 2 शक्तिशाली देश उभर कर सामने आए, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों देशों ने अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विश्व के देशों को अपने अपने गुट में शामिल करना शुरू कर दिया, अपने अपने गुट में मिलाना शुरू कर दिया। इससे पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया। इसमें से एक गुट साम्यवादी गुट था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था और दूसरा गुट पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इसी समय एशिया, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। दोनों गुटों में इन नए स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने की होड़ सी लग गई, लेकिन भारत सहित कुछ नए स्वतंत्र देशों ने दोनों गुटों में शामिल न होने का निर्णय लिया, क्योंकि ये देश इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि किसी एक गुट में शामिल होने का अर्थ दूसरे गुट को नाराज करना था। इसलिए दोनों देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। तो बात है कि गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्ति गुटों से अलग रहते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों पर अपनी स्वतंत्र राय देना। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति के अपनाने के जो कारण है उसमें एक ये है लंबे समय के बाद प्राप्त की गई या लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त की गई स्वतंत्रता को बनाए रखना। दूसरा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। और तीसरा है देश का तेज गति से आर्थिक विकास करना। अथवा करके भी है, अगर दूसरा प्रश्न अगर ये नहीं आता आपको, क्या भारत की विदेश नीति से यह झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में इस कथन पर विचार कीजिए। तो यद्यपि भारतीय उपमहाद्वीप में
भारतीय उपमहाद्वीप में भारत एक शक्तिशाली देश है, लेकिन भारत की विदेश नीति से यह बिल्कुल नहीं झलकता कि भारत क्षेत्रीय स्तर पर महाशक्ति बनना चाहता है। भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत गुटनिरपेक्षता और अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाना है। भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये गुटनिरपेक्षता और अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाना। पाकिस्तान भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयत्नशील है। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय भी भारत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मामलों में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और इन अत्याचारों से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में भारत आ गए और इन शरणार्थियों का बोझ उठाना भारत के लिए मुश्किल हो गया, तो भारत ने पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपने शरणार्थियों को वापस बुलाए, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर ही आक्रमण कर दिया। तब जाकर भारत को पूर्वी पाकिस्तान की सहायता करनी पड़ी। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भारत अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता था। ऐसा उसने अपनी सुरक्षा और अपनी आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए किया। तो ये आपका पेपर था। धन्यवाद, नमस्कार।